यदि किसी दिए गए अवयव ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए अर्थात एक्सचेंज कर दिया जाए, तो जो हमें नया अवयव प्राप्त होता है वह दिए गए अवयव ए का परिवर्त अवयव अर्थात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी दिए गए अवयव की पंक्तियों तथा स्तंभों का विनिमय अर्थात एक्सचेंज अगर हम कर देते हैं तो उससे जो हमें नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है वह परिवर्त अवयव कहलाता है। इसे हम कैपिटल ए पर डैश लगाकर या उस ए के ऊपर टी लगाकर के व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी पढ़ा कि यदि किसी अवयव ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए अर्थात इंटरचेंज कर दिया जाए तो इस प्रकार जो नया अवयव हमें प्राप्त होता है वह दिए गए अवयव ए का परिवर्त अवयव कहलाता है। इसे हम ए डैश या ए के ऊपर टी लगा करके व्यक्त करते हैं। यहाँ पर टी ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त को प्रदर्शित करता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 4 6 3 1 2 और इस दिए गए अवयव का हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो पहले हम इस दिए गए अवयव की अगर कोटि लिखें अर्थात इसका क्रम लिखें तो हम ये देखते हैं कि इसमें दो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। तो दो पंक्तियां हैं इसमें और स्तंभ है इसमें 1 2 और 3 इसमें स्तंभ है। तो 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमारे पास है। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अर्थात परिवर्त अवयव हमें ज्ञात करना है तो उसे हम ए के ऊपर डैश लगा करके दिखा रहे हैं। अभी डेफिनेशन में जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी दिए गए अवयव ए का अगर हमें परिवर्त अवयव अर्थात ए डैश लिखना है तो उसके लिए हम इस दिए गए अवयव की जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे। तो ये पहली पंक्ति है जिसके अवयव है 2 4 6, इसे हमने 2 4 6 स्तंभ के रूप में लिख दिया। तो ये पहली पंक्ति एक स्तंभ बन गई। अब हमने इसकी दूसरी पंक्ति जिसके अवयव है 3 1 2 उसको दूसरे स्तंभ के रूप में हमने लिख दिया। तो इस तरीके से ये दिए गए अवयव ए का एक परिवर्त अवयव हमें मिल गया है। ये कितनी ऑर्डर का होता है उसके लिए हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पंक्तियां हैं और यहाँ पर 2 स्तंभ है। तो ये 3 गुणा 2 यानी 3/2 ऑर्डर का होता है। अब अवयवों के परिवर्त के संबंध में कुछ अन्य जानकारी लेते हैं जिसमें पहले नंबर पर यदि किसी दिए गए अवयवों का क्रम अर्थात कोटि जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं वो m/n है तो उसका जो परिवर्त अवयव हमें प्राप्त होता है उसका ऑर्डर n/m होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं जो हमने अभी डेफिनेशन में भी दिया कि अगर हमें एक मैट्रिक्स A = 2 ज्ञात है और उसके अवयव हैं 2 4 6 3 1 2। अब हम अगर इस A का परिवर्त अवयव लिखते हैं, पहले इस दिए गए अवयव का मैं ऑर्डर लिख रहा हूं। इसका जो ऑर्डर है क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं तो ये 2/3 ऑर्डर का है। अब हम इसका परिवर्त अवयव लिखते हैं अर्थात डैश लगा करके, जो मैंने अभी परिवर्त अवयव लिखना बताया। इसकी पहली जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी यानी 2 4 6 स्तंभ में आ गया और जो इसकी दूसरी पंक्ति है 3 1 2 वो इसका दूसरा स्तंभ बन जाएगी 3 1 2। तो ये हमें दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव मिला। अब हम इसका ऑर्डर अर्थात क्रम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें 1 2 3 इसमें रो अर्थात पंक्तियां हैं और 2 इसमें कॉलम अर्थात स्तंभ हैं। तो ये 3/2 ऑर्डर का अवयव हमें प्राप्त हुआ। तो हम ये देखते हैं कि दिया गया अवयव 2/3 ऑर्डर का था, 2/3 ऑर्डर का था और जबकि परिवर्त अवयव जो है वो 3/2 ऑर्डर का हमें प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ है इसके जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे ऊपर बताया कि अगर m/n का है तो n/m का हो जाता है। अब हम दूसरी जानकारी के रूप में वर्ग अवयव के परिवर्त के बारे में जानेंगे कि वर्ग अवयव का जो परिवर्त होता है वह भी एक वर्ग अवयव ही होता है। जैसे एक वर्ग अवयव अगर हमें गिवन है, वर्ग अवयव का मतलब होता है जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ। इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है तो 2/2 ऑर्डर का है। अगर हम इसका परिवर्त अवयव निकालें
तो परिवर्त आव्यूह जैसे अभी ज्ञात करना बताया, इस आव्यूह की पहली पंक्ति का ये पहला स्तंभ बन गया और दूसरी पंक्ति का ये दूसरा स्तंभ बन गया, अर्थात इनकी जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन गई। जैसे पहली पंक्ति थी पहला स्तंभ बनी, दूसरी पंक्ति थी दूसरा स्तंभ बनी। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसका स्तंभ था पहला वो पहली पंक्ति बन गया और जो इसका दूसरा स्तंभ था उसकी दूसरी पंक्ति बन गया। अब इसका अगर ऑर्डर देखें तो दो पंक्तियां और दो स्तंभ है, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का ही है। इसका अर्थ कोई अगर वर्ग आव्यूह हम लेते हैं तो उसका परिवर्त भी एक वर्ग आव्यूह ही होता है। तीसरी जानकारी के रूप में हम ये जानेंगे कि अगर कोई पंक्ति आव्यूह है उसका हम परिवर्त करते हैं तो हमें एक स्तंभ आव्यूह के रूप में मिलता है, और अगर एक स्तंभ आव्यूह है उसका हम परिवर्त करते हैं तो वह हमें पंक्ति आव्यूह के रूप में मिलता है। जैसे एग्जांपल्स में देखें कि अगर हम पहले एक पंक्ति आव्यूह लेते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति आव्यूह है, इसमें केवल एक ही पंक्ति अर्थात रो है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसमें चूंकि एक ही पंक्ति है लेकिन इसकी स्तंभ जो है वो 3 है, 1 2 3, ये 1/3 ऑर्डर का है। ये कोई गिवन मैट्रिक्स था ए। अगर मैं इसका परिवर्त आव्यूह अर्थात A' ज्ञात करूं तो उसके लिए हमें इसकी जो पंक्ति है उन्हें स्तंभों में लिखना होगा। तो इसकी पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव से हमने एक स्तंभ प्राप्त कर लिया, 2 4 6। अगर मैं अब इसकी ऑर्डर की बात करूं तो इसमें 1 2 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ इसमें केवल एक है, तो ये 3/1 ऑर्डर का हमें मिला है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक पंक्ति आव्यूह था, उसका हमने परिवर्त किया, A' ज्ञात किया, तो हमें एक स्तंभ आव्यूह मिला। तो पंक्ति आव्यूह जो है वो एक स्तंभ आव्यूह बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि हमें दिया हुआ मैट्रिक्स ये है और इसका मैं परिवर्त आव्यूह A' ज्ञात करूं तो जो दिया गया मैट्रिक्स है वो इस बार एक स्तंभ आव्यूह के रूप में है। और इस स्तंभ आव्यूह को जब हमने परिवर्त आव्यूह बनाया अर्थात इसकी जो पहली रो है उसको हमने पहले स्तंभ में लिखा, इसकी दूसरी रो का जो अवयव है 4 उसको दूसरे स्तंभ में लिखा और तीसरी रो का 6 जो उसके तीसरे स्तंभ में लिखा। तो उसकी जो पंक्तियां हैं वो हमने इसके स्तंभ बना लिए। तो अब हम इसको देखते हैं तो ये पंक्ति आव्यूह मिलता है, अर्थात स्तंभ आव्यूह का परिवर्तन करते हैं तो वह पंक्ति आव्यूह के रूप में प्राप्त हो जाता है। आव्यूह के संदर्भ में जो हम जानकारी ले रहे हैं उसका 4th पॉइंट है, किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त मूल आव्यूह होता है। अर्थात कोई गिवन आव्यूह है जैसे A, उसका हम परिवर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं अर्थात A', और अगर हम उसका फिर परिवर्त कर देते हैं, एक बार डैश और आ गया तो फिर वापस वह मूल आव्यूह प्राप्त हो जाता है जो हमें शुरू में गिवन था। तो A' की जो डैश होती है अर्थात दिए गए आव्यूह के परिवर्त का जो परिवर्त होता है वो दिए गए मूल आव्यूह के बराबर होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है A वह है 2 3 4 1 6 और 5। अब हम इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए अर्थात A' ज्ञात करने के लिए हम दिए गए आव्यूह की जो पहली पंक्ति है उसका पहला स्तंभ बना देते हैं। तो इस पहली पंक्ति में अवयव दिए हैं 2 3 4, 2 3 4, ये पहला स्तंभ आ गया। और दूसरी पंक्ति है अर्थात दूसरी रो है वह दूसरे कॉलम अर्थात स्तंभ के रूप में आ गई 1 6 5। तो ये दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हुआ A'। अब हम इसका एक बार अगर फिर परिवर्त कर लें अर्थात इस दिए गए आव्यूह A' का फिर डैश निकालें, तो अब एक बार फिर जो पहली पंक्ति है उसका पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति में जो अवयव है 3 और 6 उसका दूसरा स्तंभ बनाएंगे, और जो तीसरी पंक्ति में स्तंभ दिए हैं 4 और 5 उसका हम तीसरा स्तंभ बनाएंगे 4 और 5। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि जो हमें अभी आव्यूह प्राप्त हुआ है यह वही मूल आव्यूह है। ध्यान से देखें, जो गिवन आव्यूह A था इसके अवयव वही अवयव उसी सिमेट्री के साथ यहाँ पर है, तो इसे हम A लिख सकते हैं। इसका अर्थ है A' का डैश A होता है। इसके बाद 5th नंबर देखें, अगर कोई K एक अदिश राशि है तथा A कोई आव्यूह है और हमें फॉर्म दी है KA और कंप्लीट पूरे का डैश दिया है, डैश यानी परिवर्त A का परिवर्त, तो हम यहाँ पर K को अलग लिख करके केवल A का परिवर्त निकालेंगे और जो A का परिवर्त निकलेगा उसका में K का मल्टीपल हो जाएगा। तो K होल डैश इक्वल टू KA डैश होगा। यहाँ पर A पर डैश आया है, K पर डैश यहाँ पर नहीं आएगा, परिवर्त केवल आव्यूह का होगा। ऐसी 6th नंबर को देखें,
ए व बी अगर हमें दो अवयव दिए हैं, दोनों समान कोटि के अवयव हैं, तो दोनों अवयव को अगर हम ऐड कर लें, दोनों को जोड़ लें, ए प्लस बी, जैसे कि जोड़ना सिखाया गया था अवयवों का, और यह भी बताया गया था कि दो अवयव तभी जोड़े जा सकते हैं जब वो समान कोटि के हैं। तो इस कंडीशन में हम उन्हें अगर जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद उसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, तो फिर वह हमें ए डैश प्लस बी डैश के रूप में मिलता है। अर्थात दिए गए दो अवयव जो कि समान कोटि के हैं, उन्हें हम जोड़ें, उनका हम परिवर्त निकालें, उसके बाद दिए गए अवयव ए का परिवर्त अलग से निकालें, फिर बी का परिवर्त अलग से निकालें, और अब उन दोनों को जोड़ दें, तो यह योगफल जो हमने ए प्लस बी निकाल कर परिवर्त किया था उसके बराबर आएगा। ठीक ऐसे ही अगर दिए गए अवयवों को हम सब्ट्रैक्ट करें, उन्हें हम घटाएं और फिर उसका परिवर्त निकाल लें, तो वो बराबर होगा। अगर दिए गए अवयव ए का परिवर्त निकालें पहले, फिर दिए गए अवयव बी का परिवर्त निकालें और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करें। जो थर्ड नंबर है उसमें ए व बी समान कोटि के हों, यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए गुणनफल का रूल अलग बताया गया था। तो अगर गुणनफल पॉसिबल होता है तब उस कंडीशन में अगर ए बी का मल्टीपल हुआ और मल्टीपल करने के बाद हमने उसका परिवर्त निकाल लिया और उस रिजल्ट को हमने अलग रख लिया और दिए गए अवयव बी का परिवर्त निकाला, फिर ए का परिवर्त निकाला अर्थात डैश निकाला, और फिर उस बी डैश की ए डैश में गुणा कर लिया, तो वह गुणनफल जो हमने अभी ए बी की गुणा करके परिवर्त निकाला था, जो अलग रखा था रिजल्ट, उस रिजल्ट के वो बराबर आ जाता है। तो ये अवयवों की प्रॉपर्टी है और उनको ध्यान रखना है। इन्हें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और ये हमें एग्जाम में प्रूफ करने को भी आ जाते हैं। दो मैट्रिक्स ए और बी वो दे करके प्रूफ कराएगा कि सिद्ध कीजिए ए बी की होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश के, या फिर दो मैट्रिक्स ए व बी देने के बाद में वो कहेगा कि दिखाइए कि ए प्लस बी की होल डैश इक्वल होती है ए डैश प्लस बी डैश। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है सममित अवयव अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई वर्ग अवयव हमें दिया हुआ है और उसका हम परिवर्त अवयव निकाल लेते हैं और वह परिवर्त अवयव वही आता है जो कि दिया हुआ अवयव है, तो हम ऐसे अवयव को सममित अवयव अर्थात सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू ए अगर है, ए डैश का मतलब परिवर्त अवयव किसका, दिए गए अवयव ए का, तो अगर दिए गए अवयव ए का परिवर्त अवयव बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तब ए को हम सममित अवयव कहते हैं। इसी के लिए एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हमें कोई अवयव दिया हुआ है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका हम परिवर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, तो परिवर्त अवयव निकालना अभी बताया गया कि जो पहली पंक्ति होती है अवयव की, उसे हम पहले स्तंभ की फॉर्म में लिख देते हैं ए बी सी, ये पहला स्तंभ बन गया। और जो दूसरी पंक्ति बी डी ई है, इसे हमने दूसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया। तीसरी पंक्ति को यहाँ तीसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया, तो हमें इस दिए गए अवयव ए का परिवर्त अवयव प्राप्त हो गया। हमने अभी क्या किया, हमने अभी जो पहली पंक्ति है उसका पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बनाया और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ बनाया। ऐसा करके हमने दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव प्राप्त किया। लेकिन हम ये देखते हैं जो दिया गया अवयव है सेम वही अवयव ए डैश है। पहली पंक्ति में वहां एबीसी लिखा है, यहाँ भी पहली पंक्ति में एबीसी लिखा है, दूसरी में वहां बीडीई है, यहाँ भी बीडीई है, सीईएफ है, सीईएफ है। या फिर स्तंभ की बात करें तो स्तंभ में भी वो एबीसी, बीडीई, बीडीई और सीईएफ है। तो जो गिवन मैट्रिक्स ए है वह ए डैश के इक्वल है, इसलिए दिए गए अवयव ए को हम सममित अवयव कहते हैं। इसके लिए हम अगर दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो दो कोटि के एग्जाम्पल्स के लिए हम उदाहरण ले रहे हैं। 3 -4 इसका हमने, और ये -4 और 6। अब इसका अगर मैं परिवर्त निकालता हूं तो परिवर्त इसकी जो पहली पंक्ति है उसका हमने पहला स्तंभ बना दिया, जो दूसरी पंक्ति है उसका दूसरा स्तंभ बना दिया। तो जो पहली रो थी वो स्तंभ बन गया है, पहला कॉलम बन गया, और जो दूसरी पंक्ति थी वो दूसरा स्तंभ बन गया। अब हम देख रहे हैं कि अभी भी ए और ए डैश दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। जो दिया गया अवयव था ए डैश भी ठीक वही है, इसलिए ए और ए डैश आपस में बराबर होने के कारण ए को हम
ए डैश का सममित अवयव कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब विषम सममित अवयवों पर आते हैं। कोई भी एक वर्ग अवयव विषम सममित तब कहलाता है जब उसका परिवर्त अवयव मूल अवयव न होकर के मूल अवयव का ऋणात्मक अवयव होता है, अर्थात a डैश इक्वल टू माइनस ए। जैसे अभी हमने सममित अवयव में पढ़ा a डैश इक्वल टू ए, तो उसका मतलब होता है कि वहां पर जब हम परिवर्त करते हैं तो वह परिवर्त कंप्लीट मूल अवयव के बराबर आता है, जबकि यहां पर दिए गए अवयव का जब हम परिवर्त करते हैं तो वह मूल अवयव के बराबर न आकर के ऋणात्मक अवयव मूल अवयव के ऋणात्मक अवयव के बराबर आता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक एग्जाम्पल्स है, a इक्वल टू उसके एलिमेंट्स हमने लिखे हुए हैं। अब हम इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करते हैं, अर्थात a डैश ज्ञात करते हैं। तो a डैश ज्ञात करने के लिए जो मेथड बताया गया उसमें दिए गए अवयवों की जो पंक्ति है उसे हम स्तंभ में लिख देते हैं। जैसे 0 3 1 पहली पंक्ति है, इसको हमने 0 3 1 पहले स्तंभ के रूप में लिख दिया। उसके बाद दूसरी पंक्ति को हम दूसरे स्तंभ के रूप में लिख रहे हैं, -3 0 और 5। अभी जो तीसरी पंक्ति है उसे हमने -1 -5 और 0 तीसरे स्तंभ के रूप में लिख लिया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते, a इक्वल टू a डैश हो जाता, तो फिर इस सममित अवयव कहलाता। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन क्यों? माइनस को घनिष्ठ लिया हुआ है, या ये कह सकते हैं कि हम इसमें माइनस से मल्टीपल कर रहे हैं, तो जो अवयव के अंदर के एलिमेंट्स हैं उनके साइन चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। 0 ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 प्लस का है माइनस का 3 हो जाएगा, 0 5 प्लस का हो जाएगा, ये 1 प्लस का है माइनस का हो गया, ऐसे 5 माइनस का हो गया, और ये 0। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। गिवन मैट्रिक्स में पहली रो 0 3 1 है, इसमें भी 0 3 1 है। दूसरी रो में -3 0 5 है, इसमें भी -3 0 5 है। तीसरी -1 -5 0 है, इसमें भी -1 -5 और 0 है। तो हम इसको माइनस तो हमने ऊपर से नोट किया और यहाँ से इसको हम a लिख सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि a डैश इक्वल टू -a आ गया है, अर्थात किसी दिए गए अवयव का जो परिवर्त है उस दिए गए मूल अवयव के ऋणात्मक अवयव के बराबर हुआ है। तो इसलिए अवयव a को हम विषम सममित अवयव कहेंगे।